कर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे अव्यय। तो अव्यय या अविकारी शब्द, ऐसे आपको हेडिंग बुक में भी देखने को मिल सकती है या कहीं और भी आप देख सकते हैं कि अव्यय, या फिर आपको लिखा हुआ मिलता है कि अविकारी शब्द। तो जब मैंने आपको संज्ञा पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये क्या होते हैं? पद के भेद होते हैं, पद के भेद। ठीक है, तो पद के भेद को फिर मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक विकारी, दूसरा अविकारी। तो जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण है वो विकारी के अंतर्गत आ गए और ये जो अव्यय है वो अविकारी के अंतर्गत आ गया। अविकारी के अंतर्गत केवल एक ही है अव्यय, इसलिए अव्यय को अविकारी शब्द भी सीधा सीधा बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई बोले कि मैं पढ़ रहा हूँ क्या अविकारी शब्द, तो आपको समझ जाना है अविकारी मतलब अव्यय पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो अव्यय है इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अब ये अविकारी क्या होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि देखिए, विकारी, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन हो, ठीक है, जिसमें विकार उत्पन्न हो रहा हो, और अविकारी जिसमें परिवर्तन ना हो। अब परिवर्तन कैसे ना हो, देखिए परिभाषा क्या कह रही है अव्यय की। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, और विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, मतलब लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, और इसी की विपरीत परिभाषा कर दीजिए कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे इनमें आप एक शब्द ले लीजिए, यहां ले लीजिए, जैसे यहां आज, और भी बहुत सारे शब्द हैं, मैंने यहाँ पर केवल दो ही लिखे। अब आप बताइए, लिंग मतलब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ का कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकता है? नहीं हो सकता। आज का कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकता? नहीं हो सकता। मतलब इनमें कोई भी विकार नहीं हो रहा है, यही मतलब है अव्यय का। ठीक है, इसके बाद अव्यय के भेद की बात करते हैं। तो अव्यय के भेद जो है वो चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 पे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या कहती है, पहले हम ये देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, देखिए देखने से आप शब्दों को पढ़ेंगे ना तभी आपको एक अनुमान लग जाता है कि ये शब्द हमसे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ क्रिया विशेषण। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब देखिए, आपको लाइन से पढ़ना है, मतलब कि जिस पहले बाद में फिर सब सीक्वेंस से हमको क्या है याद रखना है, अपने दिमाग में बिठाना है। कैसे? पहले मैंने क्या पढ़ा, अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द। ठीक है, परिभाषा क्या होती है? जिसमें लिंग, वचन, कारक और लिंग के कारक कोई भी परिवर्तन ना आए उसी को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, या अविकारी शब्द उसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अव्यय के भेद। ठीक है, अब अव्यय के भेद चार होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अव्यय के भेद कितने होते हैं? चार। और जब हम इसका पहला भेद पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण के भेद भी कितने होते हैं? चार होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा फिर से पीछे चली गई कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मतलब अव्यय के भी चार भेद, और जो अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण, उसके भी चार भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक, काल का मतलब होता है समय, जो समय की जहां पर क्रिया जो है समय की बात हो जहां, ठीक है, वहां पर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण।
स्थानवाचक क्रिया विशेषण नंबर 2 पे, ठीक है। तो जहां पर स्थान का बोध हो, क्रिया के स्थान का बोध हो, ठीक है, क्रिया किस स्थान पर हो रही उसे हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जहां पर रीति का बोध हो रहा, रीति मतलब होने की क्रिया, शैली, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रीतिवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण मतलब मात्रा, जहां पर क्रिया की मात्रा का बोध हो रहा उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया ऐसे कि इन शब्दों का मतलब ये है, क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं तब ये अपना मतलब हमें अर्थ बता देते हैं, ठीक है। जैसे काल, काल मतलब समय, ठीक है, जो क्रिया के समय को बताए, स्थान मतलब जो क्रिया के स्थान को बताए। लेकिन इनकी परिभाषा भी मैंने नीचे लिखी हुई है, एक बार देख लीजिए आप लोग। बात करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की। तो यहाँ पर लिखा है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जो क्रिया के समय की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के समय को बताते हैं, जो क्रिया विशेषण शब्द मतलब ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के समय के बारे में हमको बताएं, उनको हम क्या कहेंगे, कालवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण ले लिया हमने, कालवाचक समय मतलब समय, कौन से उदाहरण हो सकता है इसके, देखिए, आज, कल, अभी, तुरंत, परसों, रोज, हर घड़ी। हर घड़ी मतलब हर पल, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या फिर हर क्षण, प्रत्येक क्षण ऐसे बोलते हैं ना। बार बार, सदैव, लगातार, हमेशा, रात, दिन, सुबह आदि। और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आदि लिख दिया। अब आप देखिए, ये कालवाचक जो क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर इधर बात आती है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। ये तीनों बहुत ही इजी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रीतिवाचक का नाम क्यों नहीं लिया। रीतिवाचक भी बहुत इजी है, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हटा दिया। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना और ना ये टफ है, पहले इतना देख लीजिए। कालवाचक सीधा बता रहा है समय के बारे में, स्थानवाचक सीधा स्थान के बारे में बताएगा, परिमाणवाचक सीधा मात्रा के बारे में बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम पढ़ के भी समझ जाएंगे। पेपर में जैसे कोई क्वेश्चन आया उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा मतलब क्रिया विशेषण है, या फिर कोई वाक्य दे दिया गया उसमें अंडरलाइन मान लो कर दिया गया, पूछा जा रहा है इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण कहाँ पर है, किस शब्द में है, तो आप तो पढ़ के भी बता देंगे। यहाँ पर लिखा है, अभी मैंने पढ़ा था, आज, कल, अभी, तुरंत, परसों, रोज, हर घड़ी, बार बार, सदैव, लगातार, हमेशा, रात, दिन, सुबह, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं कुछ भी बोलूं आज, तो ये क्या समय की ही तो बात है, ये काम आज हुआ, ये काम सुबह हुआ, ये काम परसों हुआ, ये कल होगा, ठीक है, और ये कल हो चुका था। तो ये सब एक समय के बारे में बात है ना, क्रिया कब हो रही है, कल हुई थी, आज होगी, परसों होगी, ठीक है, या फिर सुबह होगी, सदैव होगी, दिन में होगी, रात में होगी। तो ये समय की बात है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है नीचे, वह कल आया था, वह कल आया था। तो ये आने की जो क्रिया है ये कब हुई, किस समय में हुई, कल हुई थी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कल है ना, यही बता रहा है हमको कि जो ये क्रिया है ये कल हुई थी। तो यहाँ पर जो ये कल है यही हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सेंटेंस जहां पर इस तरह से अंडरलाइन किया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कल आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये तो समय के बारे में बात हो रही है, कल की बात हो रही है, या आज की बात हो रही है, या परसों की बात हो रही है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। ये जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना, सीधा सीधा बात यहाँ पर देखिए, यहाँ से पता चलेगा आपको। स्थानवाचक मतलब स्थान के बारे में बात हो रही है, किसके स्थान के बारे में, क्रिया के स्थान के बारे में, मतलब क्रिया किस स्थान पर हो रही है उसके बारे में हमें यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर लिखा है परिभाषा में, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान को बताते हैं, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान को बताते हैं कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है, उसी को कहते हैं क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है। इसमें उदाहरण लिखा है, यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, नीचे, दूर, पास आदि, ठीक है।
इसके बाद मैंने नीचे लिया है एक उदाहरण, उसमें लिखा है आयुष वहां बैठा है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है? बैठने की क्रिया हो रही है। और किसकी? आयुष के बैठने की क्रिया हो रही है। लेकिन ये जो बैठने की क्रिया है ना, ये कहाँ, किस स्थान पर हो रही है ना? कोई बैठा होगा तो किसी स्थान पर ही बैठा होगा। तो ये जो स्थान है ये कौन सा है? तो लिखा है वहां, मतलब कहीं दूर पे बैठा होगा, वहां बैठा है ना। नजदीक होता तो क्या बोलते हैं? यहाँ बैठा है ना। तो मतलब यहाँ कहीं दूर की बात हो रही है कि आयुष वहां बैठा है। तो ये स्थान के बारे में बात बताई गई ना कि आयुष वहां बैठा है। तो ये जो वहां है ना, यही हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद बात करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीति का मतलब ढंग, ठीक है, या तरीका, विधि, शैली कार्य करने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में क्या लिखा है? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति अथवा क्रिया के होने की शैली को बताते हैं। मतलब यहाँ पर हाँ, क्रिया की रीति मतलब किस रीति से काम हो रहा है, किस रीति से काम हो रहा है, ठीक है, किस विधि से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। उसी को हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मानो, धीरे, वैसे, अचानक, अवश्य, इसलिए, यथासंभव, जैसे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिया एक उदाहरण, उसमें क्या लिखा हुआ है? कछुआ धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो कछुआ क्या है? यहाँ पर कौन सी क्रिया? चलने की क्रिया हो रही है ना। कौन सी क्रिया? चलने की क्रिया। लेकिन जो ये चलने की क्रिया हो रही है, किस विधि से हो रही है? अब आप कहेंगे किस विधि से? चलने की भी कोई विधि होती है? हाँ बिल्कुल होती है। कोई धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, दौड़ रहा है ना। तो वही यहाँ पर बात हो रही है, जो चलने की क्रिया हो रही है किस रीति से हो रही है? तो ये धीरे धीरे हो रही है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द यहाँ पर आया है ना, यही हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका अभी मैं बताऊंगी। पहले परिमाणवाचक विशेषण देख लीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें लिखा है जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा को बताते हैं, ठीक है, क्रिया की मात्रा को बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया किस मात्रा में हो रही है ना, जो काम है वो किस मात्रा में हो रहा है, उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा, कम, ज्यादा, पर्याप्त, ठीक, अधिक, बस, इतना, उतना, बस। बस का मतलब यहाँ पर है, जैसे बोल देते हैं ना, बस इतना ही रखिए, इतना बहुत है, बस इतना ही, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो चीज है बस। यहाँ पर इतना, उतना, बहुत, जरा सा मतलब थोड़ा सा ना, आदि। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परिमाण मतलब मात्रा होती है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद ये आपको कैसे याद रहेगा? जैसे मैं आपसे बोलूं थोड़ा, कम, बहुत, ज्यादा, अल्प, तो इस प्रकार के जो शब्द है ये किसी चीज की मात्रा ही तो हमको बताएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे कुछ फल खरीदने हैं, तो यहाँ पर खरीदने की जो क्रिया हो रही है वो बता रही है परिमाण, मतलब कितने फल खरीदने हैं, तो कुछ फल खरीदने हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 किलो भी हो सकता था, है ना, 2 किलो खरीदने, या फिर ज्यादा फल खरीदने हैं, ठीक है, ज्यादा फल खरीदने हैं, थोड़े फल खरीदने हैं, बहुत फल खरीदने, इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। लिखा है मुझे कुछ फल खरीदने हैं, तो ये जो कुछ लिखा है ना, यहीं पर हो जाएगा क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो जहां पर आपको थोड़ा, कम, बहुत, ज्यादा, अल्प इस तरह के शब्द मिले देखने को, तो वहां पर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जहां पर किसी भी कार्य के होने का बोध हो रहा, मतलब किस शैली से कार्य हो रहा, वहां पर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और जहां पर क्रिया के स्थान के बारे में बात हो, वहां पर हो जाएगा स्थानवाचक। और जहां पर क्रिया के समय के बारे में बात हो, वहां पर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से ये जो क्रिया विशेषण है ये हो गया आपका कंप्लीट है। और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक बचा हुआ है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।